अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बैंक 2012 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जान सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में बहुत ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया है। यहाँ पर आपको सही आंसर की मिलेगा और आप अपना एग्ज़ाम में जो है 4 से 5 मार्क फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको 2012 का हो गया। यहाँ पर है कि ऑब्जेक्टिव नंबर पहला जो है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 10 में केवल एक ही उत्तर सही है, आपको सही उत्तर को चुनना है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, यदि फलन एफ सच डेट एन टू एन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, तो एफ इनवर्स एक्स का मान होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, परिभाषित नहीं है, इसलिए ये सही ऑप्शन डी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका ऑप्शन आपको बी होगा, और आंसर में भी ये दिया है, जो गलत है। सही ऑप्शन डी होगा, इसलिए कि कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल होता है जब वह 1 1 1 2 होता है। तो इसलिए ये फंक्शन जो आपको है ना तो 1 1 होगा और ना ही आपको जो है 1 2 होगा। 2 नंबर का हम ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक्स वन बराबर एक्स टू फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का चिन्ह है, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, तो एफ सच डेट ए टू बी कैसा फलन है। तो देखिए ये आपको जो है 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन से आया है, तो इसलिए आपको ये होगा आपको डी, ऑप्शन डी 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन ही है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 3 को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है कि यदि संक्रिया स्टार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 स्टार 5 है। तो देखिए यहाँ पर ए स्टार जो बी है, ये आपको किस प्रकार से परिभाषित है, यानी जो पहले रहता है उनका स्क्वायर हो जाता है, ये स्टार हट के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बी है तो बी का स्क्वायर हो गया। तो उसी प्रकार से 1 स्टार 2 है तो 1 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1 प्लस 4 तो 5 हो गया, 5 स्टार 5। पुनः ये ए हो गया, ये क्या हो गया आपका बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी बस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये स्टार हट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद इस 5 का स्क्वायर होगा 25 हो गया, 25 25, तो 25 प्लस 25 50 हो गया। देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 50 हो गया। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 4 को देख सकते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 8x³ जी एक्स बराबर एक्स पावर 1/3, तो फोग का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोग का मान निकालना है। तो फोग का मान निकालने के लिए आप एक वेरिएबल एक्स लेना होगा। ऐसे एफ, ये आपको जी एक्स हो गया। अब देखिए जी एक्स का मान क्या है, एक्स पावर 1/3, तो यहाँ पर जी एक्स का मान क्या लेंगे, जी एक्स, ये आपको जी एक्स है तो जी एक्स का मान ये एक्स पावर 1/3, ये 1/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स होता है तो यहाँ पर एक्स होता है, अगर यहाँ पर जो मान भी रहेंगे उसका क्या होगा, होल क्यू होगा। तो यहाँ पर 8 एक्स पावर 1, ये जो है ये 8 आपको यहाँ पर आएगा, और एक्स की जगह क्या है, एक्स पावर 1/3 है तो 1/3 होगा। और देखिए एक्स क्यू होता है तो पावर 3 होगा, 3 3 कट गया, 8 है एक्स, ऑप्शन डी इनका सही होगा। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 5 को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में है कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 बराबर। अब देखिए कोस इनवर्स ये रहेगा ही, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6, क्योंकि इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये अपने पूर्व फॉर्म को प्राप्त कर लेगा। तो आप फॉर्मूला जानिए, फॉर्मूला होता है कोस पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा, इसलिए ये कोस इनवर्स रहेगा ही, और इनका मान हो गया कोस माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, ये आपको पाई/6 है, तो ये पाई/6 रख देना है। अब देखिए कोस में जब हम माइनस को हटाते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो देखिए तो इस प्रकार से पाई में से घटाएंगे तो ये माइनस हट जाएगा। अब कोस और कोस क्या हो गया, खत्म, तो पाई माइनस पाई/6 5 पाई/6,
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में देख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 हो तो एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान आपको 0 आएगा। उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव नंबर 7 ए बराबर यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स दिया ए आई जी एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप याद रखिए रो और कॉलम की संख्या इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो 7 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, एम बराबर एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 यदि ए और बी वर्ग आव्यूह हैं तो ए बी क्या देखिए होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये आपको होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। उसके बाद देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 9 ये बराबर देख सकते हैं मैट्रिक्स दिया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, तो सहखंडन ए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा आपको साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कोस थीटा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 10 जो है 10 में है 1 माइनस एक्स ये 2 है 18 6 एक 6 2 और 18 6 है, कह रहा है एक्स का मान फाइंड करने के लिए। तो देखिए ये आपको सारणिक दिया हुआ है तो इन दोनों सारणिक का सारणिक मान फाइंड कर लेना है। तो देखिए राइट साइड से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और घटा देते हैं, तो ये आपका राइट हो गया राइट हैंड, इनको 6 से गुना करेंगे 6 का 6 और 6 गुना माइनस एक्स तो 6 माइनस 6 एक्स हो गया, फिर 18 दूनी क्या हो गया यहाँ पर 36 हो गया, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 6 6 के 36 18 दूनी 36 यानी 36 माइनस 36 होगा। तो देखिए यहाँ पर आप माइनस 6 यहाँ पर ये हो गया और 6 में से 36 गया तो माइनस 30 हो गया, 36 में से 36 घटा 0 हो गया। अब करेंगे क्या कि माइनस 30 को इधर ले आइए तो प्लस 30 हो गया और ये माइनस 6 है ही तो 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30 यानी एक्स का मान -5 आएगा। सही ऑप्शन इनका हो गया सी। अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव की। यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो, देखिए अवास्तविक मूल कह रहा है। एक चीज़ यहाँ पर लोग याद रखिए ट्रिक के रूप में, यदि ओमेगा आ गया तो आप लोग को उतना एकदम दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट मारिए 0। इसका 11 का सही ऑप्शन आपको होगा ये 0 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 12 देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस 2j प्लस 4k। उसके बाद वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस k, तो a प्लस बी का मान तो देखिए तो सिंपल है 2i है यहाँ पर i तो 3i हो गया 3i। उसके बाद 2 प्लस 2 4 हो गया, उसके बाद 4 और प्लस 4k प्लस k तो 4k और यहाँ पर 1k है तो 5k हो गया। देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका जो है कि ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 13 की। यदि वेक्टर ए बराबर देख सकते हैं कि i वेक्टर है, उसके बाद है कि प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, तो अब वेक्टर बी बराबर देख सकते हैं 3i प्लस 2j प्लस k तो कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद बटा अब ये मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, तो ए डॉट बी करेंगे तो देखिए ए और बी का जो कंपोनेंट है आई जे के का, इनका संगत कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये जो वेक्टर आई है इनका कंपोनेंट क्या हो गया 1 हो गया और इस वेक्टर आई का कंपोनेंट 3 हो गया, तो 1 गुना 3 तो देखिए 1 गुना 3 हो गया। अब फिर क्या होता है प्लस होता है, तो अब करना क्या है कि 2 को फिर गुना करेंगे 2 के साथ तो 2 गुना 2 4 हो गया, फिर 3 को इसका जो है कंपोनेंट 1 है तो 3 गुना 1 3 हो गया। देखिए 1 गुना 3 प्लस 4 प्लस 3। अब देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका कंपोनेंट को वर्क करेंगे, इसके कंपोनेंट को वर्क करेंगे, इसको करेंगे 3 3 9 2 2 4 फिर 1 का 9 4 13 और 1 का वर्ग 1 हो गया तो 13 1 क्या हो गया 14। तो इस प्रकार से इनको भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इनको सॉल्व करने के बाद
जो आंसर आता है आपको वो आता है 5/7। उसके बाद देखिए अब ऑब्जेक्टिव नंबर 14 जो है, यदि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो देखिए ऐसा तब बराबर होता है जब ये ए और बी वेक्टर क्या हो, परस्पर परपेंडिकुलर हो। तो 14 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। उसके बाद 15 का देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि 0.34 - 2 5 6 - 3 को मिलाने वाली रेखा पर सदिश 2i - 3j - 6k का प्रक्षेप है। यहाँ पर प्रोजेक्शन मांग रहा है। तो देखिए तो पहले तो इन दोनों पॉइंट से आप एक वेक्टर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर वेक्टर हमने बना लिया है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो गया 2। उसके बाद 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा 2। उसके बाद -3 और उसके बाद -3 यहाँ पर है, इसमें -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको -1 हो जाएगा। तो ये आपको -k हो गया। और वेक्टर बी आपको यहाँ पर इनको मान लेना है, दे दिया है। तो देखिए बी का जो है ए पर प्रक्षेप कर है, तो ये होता है आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पर देखिए मॉडुलस वेक्टर ए से भाग दे देना है, तो ए डॉट बी निकाल लीजिए। निकालने के पश्चात ये मान आपको 4 आएगा। और इनका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक का, तो ये आपको हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये 9 हो जाएगा। इनका वर्गमूल 3 होगा, तो 4/3 होगा। उसके बाद देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 16 को, यदि पी ए बराबर 3/8 हो, पी बी बराबर 1/3 हो और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 हो, तो पी अब यहाँ पर देख सकते हैं ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का मान क्या होगा। तो फाइनली यहाँ पर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है, तो देखिए इनको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी, ये होल नोट हो गया। और इनको हम लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी के अनुसार फॉर्मूला पर हम तोड़ दिए पी ए प्लस पी बी, अब माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान 3/8 है और पी बी का मान 1/3 है और -1/4 हो गया। तो ये 1 रहेगा। इनका जो है कि भिन्न का जोड़ घटो कर लीजिए, आपको आएगा ये मान 13/24। तो 16 का सही ऑप्शन आपको होगा सी 13/24। उसके बाद 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं कि यदि पी ए बराबर यहाँ पर है 3/8, पी बी बराबर 1/2, तो पी ए यहाँ पर छोड़ दिया है, इंटरसेक्शन बी 1/4 है, तो पी ए नोट बाय बी नोट इनका मान निकालना है। तो निकालेंगे तो इनका मान जो आता है 3/4 आता है। तो बगल में आप यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। 17 का सही ऑप्शन आपको होगा सी 3/4। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 18 को देख सकते हैं, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए डज नॉट इक्वल टू 0 और पी यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी बाय ए बराबर 1 है। तो देखिए ये 1 तभी होगा, देखिए जो एक ट्रिक याद रखिए, अगर ए बाय बी रहेगा तो बी सबसेट ए होगा। ये जो नीचे में रहेगा यहाँ पर अगर ए रहेगा तो ए सबसेट होगा, अगर बी रहेगा तो बी सबसेट होगा। तो ए नीचे में है तो इसलिए ए सबसेट क्या होगा बी, तभी आपको मान 1 आएगा। उसके बाद 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर पी ए, तो देखिए आपको इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी पी ए बाय बी बराबर 1 होगा। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 20, यदि ए और बी घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए यूनियन बी बराबर 3/4 है और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 और पी ए बराबर है 2/3, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है, तो इनका मान आपको 1/4 होगा। तो 20 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी।
अब देखिए निम्नलिखित प्रश्न संख्या 11 से 15 में दो कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़े तथा निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए अब तो कथन कारण टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे। तो जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 माइनस कोस 3x बाय एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 है। तो इनको आप सोल्व करके मान निकालेंगे तो 9/2 आएगा, जो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कथन 2 जो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स बराबर 1। तो देखिए ये दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हम मान निकाल रहे हैं ये इसी आधार पर निकाल रहे हैं। तो इसलिए 21 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। उसके बाद अब देखिए सही व्याख्या क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि 2 प्लस हम 3 कर दिए, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं, इनका जो मान होता है। और दूसरा कथन में हम लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वही चीज़ है, ये फॉर्मूला ही है और इसका जो मान इतना है इसी के आधार पर आया है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको ये होगा। अब देख सकते हैं 22 नंबर में निम्नलिखित कथन की विवेचना करें। तो ये जो कथन फर्स्ट है ये आपको गलत है, क्योंकि इनका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यू का क्या हो गया 3x², ये कोस एक्स तो ठीक है। अब देखिए एक्स क्यू का हो चुका है, अब एक्स क्यू जो है स्थिर रहेगा तो एक्स क्यू हो गया, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो यहाँ पर प्लस साइन एक्स दिया है। तो ये कथन फर्स्ट गलत हो गया। और ये कथन 2 जो है, ये कथन देखिए ये कथन 2 जो है सही है। तो अब इसमें से चुनिए, कथन 1 गलत था, कथन 2 सही है। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कथन 1 असत है परंतु कथन 2 जो है सही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 23 की कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ log x dx। तो ये देखिए log x का जो है इंटीग्रेशन इतना होता है x इंटू log x माइनस 1 प्लस किए, ये सही है। और देखिए ये किस फॉर्मूला पर बनाया गया है, ये जो इनका जो मान इतना आया है इसी फॉर्मूला के आधार पर आया है। तो इस कथन फर्स्ट का कथन 2 जो है ये सही व्याख्या है, इसलिए दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब हम बात कर लेते हैं 24 की ऑब्जेक्टिव नंबर, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। अब कथन 1 है π/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस π/2 साइन पावर 7x dx बराबर 0। देखिए इसलिए भी एक अति हो गया क्योंकि देखिए पावर क्या है विषम है, तो ये आपको ओड फंक्शन हो गया, विषम फंक्शन, विषम फलन। तो विषम फलन में ये मान अपर लिमिट ए हो लोअर लिमिट माइनस ए हो तो मान 0 हो जाता है। इसलिए एफ एक्स विषम है यदि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो माइनस एफ एक्स। तो विषम फंक्शन का ये नियम ये होता है कि एफ माइनस एक्स हो तो माइनस एफ एक्स हो जाता है। तो देखिए इसका मान जो ये 0 आया है ये इसी के आधार पर इनका मान 0 आया है। तो इसका जो है ये सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए होगा, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अब हम 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन 1 है π/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है माइनस π/2 है, साइन मोड एक्स प्लस कोस मोड एक्स डी एक्स बराबर 2 है। तो वैल्यू, तो इनका वैल्यू आपको 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 2 दिया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कथन 1 जो है ये आपको गलत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कथन की। तो अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट माइनस ए है एफ एक्स डी एक्स। तो ये 2 इंटू है कि π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स इज सम फलन, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। यहाँ पर 2 दिया है लेकिन मान क्या होगा 4 होगा। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कथन 1 असत है परंतु कथन 2 क्या है सही है। अब हम बात कर लेते हैं कि सदिश i माइनस जे पर सदिश i प्लस जे का प्रक्षेप है। देखिए मान निकालने के बाद 0 आ चुका है, सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो ये आपको हो गया सही ऑप्शन ए, आंसर 0। अब 27 का देख सकते हैं कि ये जो है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखिए इन दोनों को क्रॉस
प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, वेक्टर ये मॉडुलस वेक्टर ए का होल स्क्वायर और माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और 28 का देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 28, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए बराबर 3, वेक्टर बी बराबर 4, वेक्टर सी बराबर 5, तो इनका मान देखिए, तो इनका मान जो आपको होगा फाइंड करना पड़ेगा। इनका हम आंसर हम देख के हम बोल देते हैं। तो इनका सही मान यहाँ पर ये 25 दिया है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव नंबर 29 की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्स वाई तल का समीकरण कह रहा है, तो एक्स वाई तल में एक्स वाई तल का समीकरण देखिए, एक्स वाई तल में एक्स वाई का मान रहेगा लेकिन जेड का मान क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं दो की वाई एक्स की डायरेक्शन कोसाइन, तो वाई एक्स की डायरेक्शन कोसाइन ये आपको ये होगा 0 1 0। तो वाई एक्स की डायरेक्शन कोसाइन में वाई का मान होगा, शेष आपको जो है एक्स और जेड के मान शून्य हो गए। उसके बाद ये तीसरा देख सकते हैं, तल 5 वाई प्लस 8 बराबर 0 के मूल बिंदु से दूरी सी के समांतर है। तो देखिए इनका ऑप्शन आपको होगा बी, 8/5 होगा। उसके बाद ये चौथा देख सकते हैं कि तल 2y माइनस 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5 और 5x माइनस 25y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 हैं। तो देखिए तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ये हो गया सी, समांतर है। उसके बाद हम 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पर है कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है। तो ये फॉर्मूला ही होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस के होता है। तो इनके लिए सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ये होगा, आंसर होगा e टू द पावर x log से x प्लस के। और यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, एफ एक्स आपको होगा log sec x और एफ डैश एक्स होगा 10x। तो फॉर्मूला के अनुसार आपको सही ऑप्शन आपको ए होगा। सोल्व भी करेंगे तो आपको ये ही होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं 2 नंबर का, e टू द पावर x इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए ये आपका एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है ई एफ एक्स, तो ई का ई जो है e टू द पावर x एफ एक्स होता है, तो e टू द पावर x हो गया, एफ एक्स का मान 1/x हो गया। अब प्लस किए इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ जाएगा, तो ये इनका सही ऑप्शन आपको होगा ये। तीसरा देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि e टू द पावर x है 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स है। तो इनको सोल्व करने के बाद आपको मान आएगा e टू द पावर x 10x/2 प्लस सी। तो देखिए ऐसा आपको ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार से आपने 2012 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना। इसके जस्ट बाद हम 13 का भी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चढ़ा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट सभी ईयर का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जानना चाहता है वह जो है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे। हालांकि अभी तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, कुछ देर बाद आप लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पर आप सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक का जो है कि सॉल्यूशन पा सकेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, 2013 का जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अपलोड अभी जस्ट बाद ही होगा।